हेलो दोस्तों, एसएस मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा डीप डाइव है ना, वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि आज हूँ यूपी टेट और सीटीटी की ईवीएस मास्टर क्लास की जो एक पूरी चीट शीट है उसको डीपली एनालाइज करने वाले हैं। एग्जैक्टली और हमारा मिशन बहुत क्लियर है दोस्तों। हम 100% एनसीईआरटी पर आधारित ईवीएस के जो 4 मेन पिलर्स हैं ना, इकोलॉजी, भूगोल, कल्चर और पेडागोजी, इनको स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। सही कहा। देखिए ये सिर्फ फैक्ट्स रटने वाली क्लास नहीं है। हम इन कॉन्सेप्ट्स को ट्रिक्स और हैक्स के जरिए ऐसे समझेंगे कि एग्जाम में आने वाला कोई भी सवाल आपके लिए नया नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं प्रकृति के सबसे बेसिक नियम से। मेरा मतलब है ऊर्जा के प्रवाह से। इसमें लिंडमैन का 10% रूल आता है, जिसे मैं एक लीकी बकेट यानी लीक हो रही बाल्टी की तरह देखता हूँ। लीकी बकेट, ये एनालॉजी काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, इमेजिन कीजिए आपके पास पानी से भरी एक बाल्टी है। आप उसको एक लाइन में खड़े 10 लोगों को पास करते हैं, पर बाल्टी में एक छेद है। जब तक वो आखिरी इंसान तक पहुंचती है 90% पानी गिर चुका होता है। ओ, तो आप एनर्जी फ्लो को इससे जोड़ रहे हैं। एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाते हुए 90% एनर्जी खर्च हो जाती है। वही तो, पौधे जो सूरज से एनर्जी लेते हैं, हिरन तक आते आते उसका सिर्फ 10% ही बचता है, और शेर तक जाते जाते तो बस नाम मात्र एनर्जी रह जाती है। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। और इसी वजह से ऊर्जा का ये प्रवाह हमेशा एक दिशिया यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। ये चक्र कभी रिवर्स नहीं चलता। और जब ये साइकिल पूरा होता है तो डीकम्पोजर्स आते हैं पिक्चर में। जो बैक्टीरिया और कवक होते हैं वो मृत जीवों को खाते हैं और नेचर की रिसाइकलिंग मशीन की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। एंड एज शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड, अवघटक यानी डीकम्पोजर्स इस साइकिल को वापस मिट्टी में मिलाकर प्रकृति का बैलेंस बनाए रखते हैं। ये बहुत जरूरी स्टेप है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम इंसान अपनी इंटरफेरेंस से इस नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। तब नेचर को बचाने के लिए कुछ हीरोज की जरूरत पड़ती है। हाँ, और हमारी पीडीएफ में ऐसे कई एनवायरमेंटल हीरोज का जिक्र है, जैसे राजेंद्र सिंह जी, जिन्हें वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। राइट। उनको तो 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज भी मिला था। तरुण भारत संघ के चेयरमैन है वो। सही कहा। और उसके अलावा सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिन्हें वृक्ष मित्र कहते हैं। फिर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के जनक हैं। और डॉक्टर सलीम अली को कैसे भूल सकते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, जो विश्व प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी हैं। लेकिन इन हीरोज ने कुछ बड़े आंदोलन भी तो किए थे ना। बिल्कुल किए थे। जैसे 1970s का चिपको आंदोलन, जहां उत्तराखंड में लोग पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा करते थे। उसका असर बहुत गहरा था। और वैसे ही साउथ इंडिया में भी एक आंदोलन हुआ था 1983 में, एपिको आंदोलन, कर्नाटका में, जिसका नारा था बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ। हाँ, और 1989 का नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसमें मेधा पाटकर और बाबा आमटे जी का बड़ा रोल था। इन सभी ने एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर आकर लड़ाई लड़ी है। और इन सब में से मुझे सबसे यूनिक लगा 1994 का मैती आंदोलन। उत्तराखंड में कल्याण सिंह रावत जी ने इसको शुरू किया था। अच्छा, उसमें क्या खास था? उन्होंने शादियों की एक रस्म होती है ना, जूता चुराई, हाँ। उसको एक ट्विस्ट दे दिया। उन्होंने कहा कि पैसे मांगने के बजाय दूल्हा दुल्हन मिलकर एक पौधा लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। राइटली सेड सर। कल्याण सिंह रावत जी का ये जो आइडिया था ना कि जूता चुराई की जगह पौधारोपण, ये एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव कल्चरल शिफ्ट है ना। मतलब नेचर को सीधा कल्चर से जोड़ दिया। वैसे जब हम नेचर और इन आंदोलनों की बात करते हैं तो ये स्पेसिफिक भूगोल यानी ज्योग्राफी से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। ज्योग्राफी का समझना ईवीएस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे अगर हम दुनिया के मैप को देखें तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसमें वो मैरियाना ट्रेंच और रिंग ऑफ फायर आता है। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, जिसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। सही। लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है। आपको पता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हाँ, सोचने वाली बात है कि नदी के बीच में एक पूरा जिला जितना बड़ा द्वीप। और वैसे नदियां तबाही भी लाती हैं। बिहार में कोसी और बंगाल में दामोदर को वहां का शोक कहा जाता है। शोक इसलिए क्योंकि वो अचानक अपने रास्ते बदल लेती हैं और बाढ़ लाती हैं। इसके अलावा बड़े बांध भी ज्योग्राफी का हिस्सा हैं, जैसे उड़ीसा में महानदी पर बना हिराकुद बांध, जो सबसे लंबा है। और सबसे ऊंचा बांध है टेहरी बांध, जो भागीरथी नदी पर है। देखिए, अब डॉट्स कनेक्ट कीजिए।
टेहरी जैसे ऊंचे बांध का बनना ही वो कारण था जिसने सुंदरलाल बहुगुणा जी को विरोध करने पर मजबूर किया। उन्हें पता था इससे पूरा पहाड़ी इकोसिस्टम डूब जाएगा। ओ वाओ, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। वैसे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक भी तो नेचर से ही हैं। वृक्ष में बरगद, जलीय जीव में डॉल्फिन और विरासत पशु हमारा हाथी। एग्जैक्टली। और जब इस भूगोल या एनवायरनमेंट में गड़बड़ी होती है ना, तो उसका सीधा असर पड़ता है वहाँ रहने वाले इंसानों की हेल्थ पर, जिससे आती हैं बीमारियां। हेल्थ और डिजीजेस का सेक्शन तो एग्जाम्स में हमेशा सर दर्द लगता है, पर नोट्स में एक बहुत बढ़िया हैक दिया गया है। कौन सा हैक? वो वायरस वाली बीमारियों वाला। हाँ, ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। मतलब एक लाइन याद कर लो और वायरस के सारे रोग याद। ये तो सच में बहुत स्मार्ट निमोनिक है। इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझाएंगे। जरूर। देखिए, रे से हो गया रेबीज, खा से खसरा, फिर एच से हर्पीस और मे से मेनिंजाइटिस। अच्छा, और हिट करके में क्या आएगा? हिट को बस सीक्वेंस के लिए रखा है, मेन वर्ड्स आगे हैं। पो से पोलियो, ई से एड्स और चे से चेचक। वाह, इस ट्रिक से तो ऑप्शंस तुरंत एलिमिनेट हो जाएंगे। और बाकी जो बचे जैसे टिटेनस, हेजा, टाइफॉइड, टीबी, डिप्थीरिया, ये सब बैक्टीरिया से होते हैं। और प्रोटोजोआ से मलेरिया, प्योरिया और पेचेस होते हैं। कवक यानी फंगस से दाद, खाज और एथलीट फुट। बीमारियों के अलावा ह्यूमन बॉडी के कुछ बेसिक फैक्ट्स भी हैं जो नोट्स में हाईलाइट किए गए हैं, जैसे हमारा रक्त, जिसमें आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन होता है। और ब्लड ग्रुप्स में ओ ग्रुप वाले सर्वदाता हैं, यूनिवर्सल डोनर, और AB वाले सर्वग्राही हैं। पर इसमें पैंक्रियाज का भी जिक्र है। हाँ, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय इंसुलिन स्रावित करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो बॉडी में डायबिटीज हो जाती है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। सही कहा। और आयरन के लिए हरी सब्जियां बेस्ट सोर्स हैं। पर इन सब में सबसे फैसिनेटिंग ऑर्गन हमारा दिल है। एक एडल्ट का दिल लगभग 300 ग्राम का होता है। सिर्फ 300 ग्राम? हाँ, और शिवांश मिश्रा? सर, 300 ग्राम का ये छोटा सा इंजन जीवन भर बिना थके, 1 सेकंड रुके बिना काम करता है। ये सच में ह्यूमन बॉडी का सबसे अचूक इंजन है ना? एज शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड, ये वाकई एक इंजीनियरिंग मार्वल है प्रकृति का। और जब शरीर हेल्दी होता है और एनवायरनमेंट बैलेंस्ड होता है, तभी एक जीवन संस्कृति का निर्माण होता है। एकदम सही। संस्कृति और आर्ट नेचर का ही रिफ्लेक्शन होते हैं। EVS में भारतीय संस्कृति का भी बड़ा रोल है, जैसे हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य, जिसमें तमिलनाडु का भरतनाट्यम सबसे पुराना है, और यूपी का कथक, केरला का कथकली और मोहिनी अट्टम, आंध्रा का कुचिपुड़ी और असम का सत्रिया भी हैं। और अगर हम लोक नृत्यों को देखें तो गुजरात का गरबा, राजस्थान का घूमर और कालबिलिया, पंजाब का भांगड़ा और गिद्धा, इन सब की एनर्जी उनके भूगोल से मैच करती है। बिल्कुल। इनकी क्लासिकल लैंग्वेजेस का भी एक पैटर्न है। तमिल को 2004 में सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला। अभी नई लैंग्वेजेस जैसे मराठी और पाली भी ऐड हुई हैं। उत्सव और मेले तो पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड करते हैं। राइट। भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला कुंभ मेला है, जो प्रयागराज, उज्जैन में क्षिप्रा नदी, हरिद्वार में गंगा और नासिक में गोदावरी पर लगता है। नदियों के किनारे ही क्यों? क्योंकि पानी ही सबसे बड़ा रिसोर्स था। ऐसे ही पशु मेले भी लगते हैं, जैसे बिहार का सोनेपुर मेला, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। और आगरा का बाटेश्वर मेला और राजस्थान का पुष्कर ऊंट मेला। हाँ। यूपी में एक और खास मेला लगता है, नौचंदी मेला, मेरठ में, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। फसल उत्सव यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स का तो डायरेक्टली खेती से कनेक्शन है। तमिलनाडु का पोंगल, असम का बीहू और केरला का ओनम, जहां वो फेमस नाव दौड़ होती है। ये सब एग्जैक्टली इंटरकनेक्टेड हैं। सूरज से रोशनी आई, हाँ। फसल हुई, इंसान को भोजन मिला और उसने खुशी में नाच गाना किया। पर यहाँ एक डाउट आता है। कैसा डाउट? कल्चर, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, बिल्कुल। ये इतना विशाल जाल है कि इसको हम अगली पीढ़ी को यानी छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। ये EVS पेडागोजी का सबसे चैलेंजिंग पार्ट है। यही तो पेडागोजी का मेन रोल है। NCERT ने इसको बहुत सिंप्लीफाई किया है। उन्होंने EVS को 6 मुख्य थीम्स में बांट दिया है। अच्छा, कौन कौन सी हैं वो 6 थीम्स? पहली है परिवार व मित्र, जिसके अंदर संबंध, जंतु और पौधे आते हैं। फिर भोजन, आवास, पानी, यात्रा, और छठी है
हम चीजें कैसे बनाते हैं। मतलब बच्चों को कॉम्प्लेक्स थ्योरीज नहीं पढ़ानी, उन्हें उनके आसपास की उन्हीं चीजों से सिखाना है जो वो रोज देखते हैं। इसीलिए ईवीएस एक एकीकृत और बहुविषयक सब्जेक्ट है। सही कहा। इसमें एक्टिव लर्निंग यानी सक्रिय अधिगम का कॉन्सेप्ट यूज होता है। बच्चों को बोलना होता है कि जाओ खुद देखकर जानो। फील्ड ट्रिप्स पे ले जाते हैं। हाँ, और रोल प्ले कराते हैं, जैसे किसी बच्चे को पेड़ बना दिया या पानी बना दिया और उसे संवाद करने को कहा। ये बाल केंद्रित शिक्षा है, जहाँ टीचर सिर्फ एक सुविधा प्रदाता या फैसिलिटेटर है। पर पढ़ाने के बाद सबसे बड़ी डिबेट मूल्यांकन यानी असेसमेंट पर आती है। फॉर्मेटिव और समेटिव मूल्यांकन में क्या फर्क है? इसको मैं एक बहुत सिंपल एनालॉजी से समझाता हूँ। फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के फर्क को सूप बनाने के एग्जाम्पल से देखते हैं। सूप बनाने का एग्जाम्पल सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। जैसे आप शेफ हैं और सूप पका रहे हैं। हाँ। अगर आप पकाते वक्त उसे बीच बीच में टेस्ट करते हैं तो वो फॉर्मेटिव है। नमक कम लगा तो आप और डाल सकते हैं, आपके पास सुधार का मौका है। राइट। और समेटिव क्या होगा फिर? समेटिव वो है जब आपने सूप डायरेक्टली मेहमानों के सामने टेबल पर सर्व कर दिया। अब अगर नमक कम है या ज्यादा, गेम ओवर, अब कुछ नहीं हो सकता। ये समेटिव असेसमेंट है। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने बताया, समेटिव या योगात्मक मूल्यांकन में सिर्फ रिजल्ट पर फोकस होता है, जो रटने पर बल देता है और बच्चों में डर पैदा करता है, जबकि फॉर्मेटिव या रचनात्मक मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान चलता है। एग्जैक्टली। फॉर्मेटिव मूल्यांकन फीडबैक का एक लगातार लूप बनाता है। तो ईवीएस बच्चों को रटने का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि नेचर के साथ कनेक्ट करने का तरीका है। अब क्लास को समाप्त करने से पहले हम एक सुपरफास्ट राउंड कर लेते हैं। हाँ, एग्जाम से ठीक पहले वाले फैक्ट्स का एक रैपिड फायर, जिसे हम 1 मिनट डोज कह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला, पर्यावरण का विनाशक किसे माना गया है? इसका जवाब है मानव प्रौद्योगिकी यानी ह्यूमन टेक्नोलॉजी। दूसरा बुलेट पॉइंट, सबसे पुराना अनाज कौन सा है? वो है जौ यानी बार्ली। तीसरा फैक्ट, भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? गांधी जी के अनुसार गांव में। इसके अलावा मिल्कमैन ऑफ इंडिया है वर्गीज कुरियन और मिसाइल वुमन है टेसी थॉमस। विश्व जल दिवस 22 मार्च को होता है और पृथ्वी दिवस ठीक 1 महीने बाद 22 अप्रैल को। और एक ट्रिक क्वेश्चन, बांस या बैम्बू क्या है? सुनने में पेड़ लगता है, पर एक्चुअली बांस एक घास है। और आखिरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बीटी कपास क्या है? ये एक ट्रांसजीनिक पौधा है जिसमें बैक्टीरिया का जीन डाला गया है ताकि वो खुद को कीड़ों से बचा सके। वाह, एक छोटी सी पीडीएफ में पूरा एक इकोसिस्टम छुपा था। 10% एनर्जी के नियम से लेकर बीटी कॉटन तक सब कनेक्ट हो गया। पर जाते जाते एक फाइनल थॉट, ईवीएस सिर्फ एग्जाम पास करने का सब्जेक्ट नहीं है। तो फिर क्या है? ये हमारी इस पृथ्वी का यूजर मैनुअल है। जब हम जानते हैं कि एक छोटा सा पौधा, एक नया आइलैंड या हमारा दिल कैसे काम करता है, तो हमारी ड्यूटी बनती है इनकी रक्षा करने की। सही बात है। हमें देखना चाहिए कि इन महान एनवायरमेंटल हीरो से प्रेरित होकर हम अपनी डेली लाइफ में अपने आसपास के पर्यावरण को बचाने में क्या योगदान दे सकते हैं। यह सच में सोचने का विषय है। एकदम। तो इसी विचार के साथ आज का ये डीप डाइव हम यहीं खत्म करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।